नमस्कार, इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आज अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनावों के नतीजों पर करेंगे खास चर्चा। जी हां, अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 16 साल के बाद जीत दर्ज कर ली है। 17वें राउंड तक आगे थी कांग्रेस, लेकिन आखिरी 3 राउंड में बाजी पलट गई और बीजेपी ने यहां बड़ा उलटफेर करते हुए जीत अपने खाते में दर्ज कर ली। बड़ा उलटफेर इसलिए क्योंकि 17वें राउंड तक कांग्रेस के धीरेन शाह लीड बनाए हुए थे, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से अमरवाड़ा में रिजल्ट आए। आखिरी के 3 राउंड में बीजेपी को लगातार बढ़त मिली। कांग्रेस ने 2 राउंड की काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका भी जताई है। वहीं कांग्रेस समर्थकों ने रिकाउंटिंग की मांग की है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट कमलेश शाह 3252 वोटों से जीत गए हैं। शनिवार को पीजी कॉलेज में हुई काउंटिंग में काफी उलटफेर होती रही। पहले 3 राउंड तक बीजेपी आगे बढ़त बनाई रही, तो वहीं फिर उतार चढ़ाव के साथ 17वें राउंड तक कांग्रेस के धीरेन शाह लीड बनाए हुए थे, लेकिन आखिरी 3 राउंड में बीजेपी को लगातार बढ़त मिलती नजर आई। अब इसी पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। तो बीजेपी कैंडिडेट कमल शाह ने जीत हासिल की है कमलनाथ के गढ़ में। भाजपा की ये सेंधमारी और अब इसको लेकर लगातार कांग्रेस के खेमे से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि आखिर ये क्या उलटफेर हुआ, क्योंकि 17 राउंड तक अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में कांग्रेस, पहले बीजेपी आगे फिर कांग्रेस आगे, लेकिन बाद में 17 राउंड तक कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए थी। लेकिन अचानक 3 राउंड में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के कमलेश शाह जीत गए, और इसको लेकर जहां पर बीजेपी खेमा जीत की खुशियां मना रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के खेमे में निराशा है। ये सुनवाते हैं आपको प्रतिक्रियाएं। भारतीय जनता पार्टी के काम की, सरकार की और संगठन की जीत हुई है, इसलिए मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बधाई देता हूं, विष्णुदत्त जी शर्मा को बहुत बधाई देता हूं। एक तरफ सरकार ने अपना मोर्चा संभाला, दूसरी तरफ संगठन ने भी पूरी ताकत के साथ बूथ तक जाकर के कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया और उसके कारण ये परिणाम आए। ये मैनेजमेंट की लोकप्रियता पर विजय है। बीजेपी के द्वारा सत्ता, शासन और पैसे का ऐसा भीषण दुरुपयोग किया गया, इसके बावजूद भी इतने कम वोटों का अंतर ये दर्शाता है कि इस तरह की जो आयाराम गयाराम की जो पॉलिटिकल कल्चर है, इसको लोग नियंत्रित करना चाहते हैं। चुनाव परिणाम इसलिए कांग्रेस के खिलाफ गया क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स का डिसएडवांटेज हुआ। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 28,000 वोट मिले, जिसको बीजेपी ने खड़ा किया था। तो सुनिए आपने दोनों ही प्रतिक्रियाएं, जहां पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि संगठन की ये बड़ी जीत है, तो वहीं कांग्रेस साफ तौर पर कह रही कि उलटफेर आखिर हुआ कैसे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझने का प्रयास करते हैं, फिर मेहमानों का रुख करेंगे। कमलनाथ को दूसरा बड़ा झटका मिला। लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा सीट हारी थी कांग्रेस। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को मिली थी हार। 2023 में कांग्रेस से जीते थे कमलेश शाह। कमलेश ने बीजेपी की मोनिका बट्टी को हराया था। लोकसभा चुनाव से पहले कमलेश ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो कई सवाल हैं जो अब इस जीत के बाद उठ रहे हैं। चलिए उन सवालों पर भी एक नजर दौड़ा लेते हैं, आखिर कौन कौन से सवाल और क्या कुछ संदेश इस जीत और हार के बाद निकल कर आया है। आखिरी राउंड में क्या खेल हुआ, कैसे पलट गया रिजल्ट का पासा। कांग्रेस के आरोपों में कितना है दम। आखिरी राउंड में क्या हुआ खेल, कैसे पलट गया रिजल्ट का पासा। तो ये तमाम वो सवाल है कि आखिर कांग्रेस आरोप क्यों लगा रही है और इन आरोपों में दम क्या है, क्योंकि आखिरी राउंड लगातार अगर हम सुबह से लेकर रिजल्ट काउंटिंग की बात करें, राउंड दर राउंड काउंटिंग हुई। 17 राउंड तक जब कांग्रेस के खेमे में खुशी नजर आ रही थी, तो वहीं 3 राउंड में आखिर ऐसा क्या हुआ, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। आपको बता दें कि पहले के शुरुआती दौर में कमलेश शाह बढ़त बनाए हुए थे, उसके बाद कांग्रेस का यह कहना था कि ऐसा होता है 3 से 5वें राउंड के बाद कांग्रेस आगे आएगी, और ऐसा हुआ भी। 17वें राउंड तक कांग्रेस बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन उसके बाद अचानक ईवीएम में थोड़ी गड़बड़ी देखी गई और इसके बाद
क्या हुआ आप नतीजे देख सकते हैं, जहां पर 3,252 वोटों से जीत दर्ज कर चुके हैं बीजेपी के कमलेश शाह। तो बीजेपी मुख्यालय में ये ढोल नगाड़ों की तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि अमरवाड़ा का जो अभेद्य किला था वो बीजेपी ने उसमें सेंधमारी कर ली है। और यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ साथ पटाखे, ये नृत्य देखिए आप, जहां पर बीजेपी खेमे में एक साथ सब नजर आ रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है। तो अमरवाड़ा का ये दूसरा हम बीजेपी ऑफिस दिखा रहे हैं, जहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जो बंटी साहू जिन्होंने नकुल नाथ को हराया था, ये उनके दफ्तर के सामने की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो दोनों तरफ, चाहे अमरवाड़ा हो या फिर भोपाल का बीजेपी मुख्यालय, दोनों ही जगह जीत का जश्न देखा गया। हालांकि तीसरी एक तस्वीर और भी है इसके पीछे, कांग्रेस का खेमा, जहां पर सिर्फ आरोप लग रहे हैं, निराशा और हताशा छाई हुई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। 17 राउंड तक जब बढ़त बनी हुई थी, तो आखिर के 3 राउंड में क्या हुआ, और अब ईवीएम को लेकर भी लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो आपको बता दें, कमलेश शाह वही है जो कि, ये चेहरा आप देखिए, जो कि 3 बार के विधायक रहे हैं अमरवाड़ा से, और साथ ही कमलनाथ के काफी करीबी माने जाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा और बीजेपी में शामिल हुए, और बीजेपी ने इन पर एक बार फिर से विश्वास जताया। और देखिए विश्वास जताने का नतीजा क्या निकला कि बीजेपी के जब कमलेश शाह हो गए, तो उन्होंने बीजेपी के दामन में जीत का एक और तोहफा दे दिया। तो कांग्रेस लगातार सवालिया निशान उठा रही है बीजेपी कैंडिडेट कमल शाह और साथ ही धीरेन्द्र शाह के बीच ये सीधा मुकाबला था। और इस बीच अब जो नतीजे निकल कर आए हैं, साफ तौर पर बयां हो गए हैं। 3,252 वोटों से जीते हुए हैं कमलेश शाह। अब बता दें कि 2013, 2018, 2023 में 3 बार कमलेश शाह ने जीत दर्ज कराई थी। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बीजेपी का दामन उन्होंने थामा और कांग्रेस लगातार इसको लेकर सवालिया निशान भी लगाती रही। तो भाजपा ने कांग्रेस का गढ़ फतेह कर लिया है। हालांकि आज की बात करें तो 7 राज्यों में 13 सीटों में चुनाव हुए, उपचुनावों के नतीजे घोषित हुए, और मध्य प्रदेश में एक बार फिर कमल का परचम लहराता हुआ, बीजेपी का परचम लहराता हुआ नजर आया। ये 2 कैंडिडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं, धीरेन्द्र शाह और कमलेश शाह, जिन्होंने बीच अमरवाड़ा में मुकाबला था। और तमाम स्टार प्रचारक वहां पर नजर आए, तमाम दिग्गज नजर आए। लगातार प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी जमावड़ा बनाए रहे, चाहे कमलेश शाह के नामांकन का समय हो या फिर उसके बाद। बीच में 2 बार भी उनकी रैलियां हुई, जिनमें उन्होंने अपने और चलिए इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। पहले मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ेंगे एडिटर इन चीफ इंडिया हेड हेमंत गौर सर, और उसके साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी और शिवम शुक्ला जी, बीजेपी प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड में। और चलिए मैं शुरुआत करना चाहूंगी, सबसे पहले बीजेपी का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी के खेमे में अब बहुत सारी खुशियों का अंबार लगा हुआ है, ढोल नगाड़े नजर आ रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। शिवम शुक्ला जी, क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? देखिए, स्वाभाविक तौर पर हमारे पार्टी के नेतृत्व, कार्यकर्ताओं और उन तमाम लोगों के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप हम इन चुनावों में एक ऐतिहासिक जनादेश को हासिल कर पाने में सफल रहे हैं। इसका हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, नेतृत्व की मेहनत का परिणाम है। जिस तरीके से लगातार हमारा नेतृत्व और कार्यकर्ता अमरवाड़ा में पार्टी की विजय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तत्परता और मेहनत के साथ प्रयासरत थे, तो स्वाभाविक तौर पर उसी की परिणति है। इस जीत को लेकर के हम पूरी तरीके से उत्साहित हैं और जन समर्थन के रूप में जो आशीर्वाद जनता ने हमें दिया है, उसको हम लेकर के आगे बढ़ेंगे और उस क्षेत्र की एक जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का हमारे प्रत्याशी और हमारी पार्टी दोनों ही भरपूर प्रयास करेंगे। जी शिवम जी, लेकिन आरोप तो ये लग रहे हैं कि 17 राउंड की अगर हम काउंटिंग पर एक नजर दौड़ाएं, सुबह जो राउंड दर राउंड नतीजे सामने आए, उसमें कांग्रेस के खेमे में खुशी नजर आ रही थी। अचानक 3 राउंड में ऐसा क्या हुआ कि सारा पासा ही पलट गया और बीजेपी के दामन में ये जीत चली गई, और यही वजह है कि अब कांग्रेस लगातार सवालिया निशान लगा रही है। इस उलटफेर के लिए क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि शुरुआती कुछ राउंड्स में भारतीय जनता पार्टी एक निर्णायक बढ़त ले चुकी थी। जी। उसके पश्चात जिस क्षेत्र की आंचल कुंड धाम के प्रभाव वाले क्षेत्र की ईवीएम खुली, वहां पर स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के पास एक अच्छी खासी बढ़त थी, लेकिन उसके पश्चात अंतोगत्वा जब नतीजे आखिरी दौर की ओर बढ़े तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आया। कांग्रेस इस प्रकार के आरोप लगा करके अपनी रोष और कुंठा को व्यक्त कर रही है। स्वाभाविक तौर पर जिसको जनता के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, कांग्रेस को जनता ने खारिज कर दिया। कमलनाथ जी चुनाव से एक दूरी बना करके रखी, अंतिम वक्त में आए प्रत्याशी के नामांकन तक में नहीं थे, तो स्वाभाविक तौर पर अमरवाड़ा की जनता ने इसको बहुत पॉजिटिव रूप में नहीं किया और कांग्रेस के नेतृत्व की अक्षमता, संगठन तंत्र की कमजोरी और लगातार अपने नेताओं की उपेक्षा से त्रस्त होकर के जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाने का निश्चय किया था। लोकसभा के चुनाव में 16,000 की जीत मिली, इस बार मार्जिन कुछ कम हुआ, लेकिन एक सेफ मार्जिन के साथ हम फिर से चुनाव को जीत गए हैं। चलिए, तो बहुत सारी वजह यहाँ पर शिवम जी ने गिनवा दी है कि आखिर कांग्रेस को क्यों नकारा गया। कांग्रेस का ही रुख कर लेती हूँ। समर सिंह जी, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को नकार दिया गया, हालांकि कमलेश शाह जी कांग्रेस का दामन छोड़कर ही बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने उनमें विश्वास जताया और विश्वास का नतीजा ये हुआ कि आज बीजेपी के खाते में जीत की सौगात मिली है। क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये बात अलग है कि बीजेपी को जीत का सर्टिफिकेट जरूर मिल गया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने लायक होगी कि इस बार कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा रहा। अब इसमें देखने वाली बात तो ये है कि अगर मैं चुनाव के नतीजों की बात करूं आपसे, तो 17 राउंड तक जो पार्टी आगे चल रही थी, एकाएक क्या हुआ कि वो पहले तो 1 घंटे 45 मिनट तक आपकी इलेक्शन कमीशन की साइट बंद रही, फिर आपका 1 घंटे का आपने लंच ब्रेक ले लिया। उसके बाद जब आप लंच ब्रेक के बाद आते हैं तो एकाएक 1700 वोटों से आप उनको आगे कर देते हैं। फिर 1 घंटे की आपकी जो कार्रवाई ये बंद रहती है, 2 ईवीएम जो है वो काम नहीं कर रही थी। उसके बाद में आप 3500 वोटों से जीता देते। हम इस बात से हम शुरू से आपको बता दें कि एक बात अलग थी कि हमारे खेमे में खुशियां थी जो हम लोग इस चुनाव की काउंटिंग को देख रहे थे, लेकिन हम इस बात से हमें ये बात पता थी कि बीजेपी की रीति नीति जिस प्रकार से रही है, अगर चंडीगढ़ के चुनाव की मैं बात करूं, उज्जैन में महापौर की चुनाव की मैं बात करूं, तो ये हुआ है कई बार ये बीजेपी ने करा है कि आखिरी में आते आते। लेकिन समर जी, सबसे बड़ी जो वजह है, देखिए अमरवाड़ा सीट पे अगर आपने हार का सामना किया, उसको लेकर आप ईवीएम पर फिर से ठीकरा फोड़ रहे हैं। अगर हम 7 राज्यों की 13 सीटों की बात करें, नहीं, ईवीएम में गड़बड़ी सर मशीन है और ऐसा हो सकता है क्योंकि 4 सीटें आपने जीती है 13 सीटों में से। अगर हम ओवरऑल पूरे आज उपचुनावों के नतीजे की बात करें, 2 सीटें बीजेपी के खाते में आई, वहां तो वो ईवीएम का रोना नहीं रो रहे हैं कि गड़बड़ी हो गई या कुछ हुआ। देखिए, मैंने ईवीएम का रोना यहाँ पर नहीं रोया है। मैं आपको प्रशासन की मिली भगत की यहाँ पर आशंका जता रहा हूँ। आरोप ही है सीधा सीधा। जो आशंका आप आरोप समझे उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो आशंका है वो ये है कि आज प्रशासन की मिलीभगत, पहले भी उज्जैन के अंदर महापौर चुनाव के दौरान ये देखा गया कि उज्जैन में महापौर चुनाव में जो प्रत्याशी था कांग्रेस की तरफ से, वो उसको जीत घोषित हो जाती है। एकाएक 1 घंटे का कुछ ब्रेक होता है, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर साहब के बीच में कुछ बात होती है, उसके बाद में बीजेपी उसको जिता देती। तो ये, और चंडीगढ़ की अगर बात करूँ, चंडीगढ़ के महापौर चुनाव के अंदर आपने देखा किस प्रकार से जो वहां के अधिकारी थे वो किस प्रकार से वोटों को खारिज कर रहे थे। तो इस बार ये देखिए, मैं एक बात मानता हूं, कोई भी जो पार्टी है, भले वो बीजेपी हो या कांग्रेस, को चुनाव जीतने के लिए ही रण में उतरती है, लेकिन जहां तक बात है नैतिक मूल्यों की, बीजेपी को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। और जहां पर आप और ईवीएम की जहां तक बात है, तो वाकई में आज 2 ईवीएम काम नहीं कर रही थी। इसी बात के लिए तो जितने विपक्ष है वो एक स्वर में ये बात कह रहा था कि ईवीएम के जगह आप इसको पारंपरिक तरीके से वोटिंग करानी चाहिए। तो अभी भी हम उस बात पर अटल है, और ये बात कांग्रेस के कार्यकाल में बीजेपी कहती थी। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर बात ये कही जाए तो कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा है बड़े जोर शोर से लड़ा है, तो इनको पानी तो पिला दिया है और जोर भी करवा दिए हैं। ये बात पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है। मुकाबला रहा है और अब जीत जो है किसी न किसी एक पार्टी की होनी तय है। मैं सर शिवम जी से इसका जवाब जरूर लूंगी, लेकिन हेमंत जी से मैं लेना चाहूंगी जवाब। हेमंत सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीजेपी कांग्रेस दोनों के अलग अलग इसको लेकर प्रतिक्रियाएं हैं। शिवम जी का कहना है कि हमने एक अच्छा मुकाबला जीता और शुरुआती तौर पर अगर देखे जाए पहले से तीसरे राउंड तक कमलेश शाह आगे रहे, फिर 5-6 राउंड के बाद थोड़े चेंजेस हुए। हालांकि 17वें राउंड के बाद अचानक से जो चेंजेस आए हैं उसको लेकर कांग्रेस सवालिया निशान खड़े कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इस बात को कहीं से नकारा तो नहीं जा सकता कि जो लगभग 7,000 से ऊपर की बढ़त लेकर चल रही थी कांग्रेस पार्टी, और सिर्फ 3 राउंड में वो सारा जो ग्रेजुअली उनका वोट परसेंटेज गिरता गया और वो अल्टीमेटली 3,000
252 वोटों से जीते। तो 3 राउंडों में डिफरेंस भी कवर किया और जीत भी हासिल करी, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान ज़रूर लगता है इस बात पे पब्लिक के लिए। लेकिन आप ओवरऑल यदि इसको देखें परिणामों को, तो दरबार जो वहाँ दरबार बोला जाता है वहाँ के लोकल एरिया में, तो दरबार की निंदा किसी ने दरबार के लिए कभी कुछ नहीं बोला। और अल्टीमेटली ये हुआ कि दरबार को मानते हुए, दरबार को पूजते हुए और भाजपा जीती जी। तो कहीं दरबार का भी एक बड़ा रोल इसमें देखा जा सकता है। भाजपा और कांग्रेस का जो बेसिक डिफरेंस है, ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी कहें या एक विचारों की लड़ाई कहें, लेकिन भाजपा का जो संगठन है जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जी को मैं ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत हैं आपकी, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन आप अपनी शाखों को और पत्तियों को बचाइए। डेमोक्रेसी में आपको यदि जिंदा रहना है तो शाखों पत्तियों को आपको बचाना पड़ेगा। और बीजेपी का जो काम है ग्रास रूट लेवल पे, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है कांग्रेस के काम में और कांग्रेस की कैडर में, कांग्रेस के जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनमें। भाजपा का जो वो है, जैसा अपन देखते हैं कि एक पन्ने में उन्होंने 2 प्रभारी बना रखे हैं, आधा पन्ना प्रभारी आधा पन्ना, तो उनका जो ग्रास रूट लेवल का जो वर्कर है वो बहुत साउंड है, तो कहीं ना कहीं उसका भी इफेक्ट होता है। लेकिन सबसे बड़ी जो वजह देखिए कमलनाथ जी का ये गढ़ है, और उन्होंने अपना दर्द भी अपनी पिछली रैली में बयां किया कि आखिर ऐसी कौन सी वजह हो गई कि 45 सालों का काम नहीं देखा। उनके आंसू भी छलक गए कि आखिर जो कमलनाथ का गढ़ माना जाने वाला अमरवाड़ा छिंदवाड़ा अब सीधे सेंधमारी वहां पर हो गई, और प्रत्याशी वही जो 3 बार के कांग्रेस के विधायक रहे हैं, और उनको ही जब बीजेपी में वो शामिल होते हैं तो वो बीजेपी से जीत जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा दर्द है। और दूसरा अब एक और नया जो एक यहाँ पर अब दंश झेलना पड़ रहा है कि 17 राउंड की काउंटिंग के बाद जब जीत का सेहरा मिलने वाला था, अचानक से उलटफेर हो गया। चलिए मैं ब्रजेश जी, मैं माफ कीजिएगा, शिवम जी का रुख करना चाहूंगी। शिवम जी, यहाँ पर बार बार हालांकि समर जी कह रहे हैं कि ईवीएम का हम रोना नहीं रो रहे, लेकिन यहाँ पर मिली भगत नजर आ रही है। तो ये भी कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग पर कहीं ना कहीं, या फिर जो काउंटिंग हो रही है उस पूरे अधिकारी पैनल पर विश्वास नहीं है कांग्रेस का। ये कांग्रेस की इसी प्रकार की बातचीत और इसी प्रकार की भाषा शैली का परिणाम इनको जनता ने दिया है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, जिसको लोकतंत्र पर विश्वास होना चाहिए, जब यूपी में यह 37 सीटें लेकर के आते हैं, जब कई अन्य प्रदेशों में यह चुनाव जीतते हैं, तब इनको प्रशासन और ईवीएम में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती। लेकिन जैसे ही चुनाव में हार होगी तो अपने नेतृत्व के भीतर के निकम्मेपन, अपने संगठन की अक्षमता को देखने के बजाय या दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने का प्रयास करते हैं। और कांग्रेस की इसी मानसिकता के कारण यह लोग आज तक चुनाव में कोई ऐसा निर्णायक परिणाम नहीं ला पा रहे। और आने वाले वक्त में भी कांग्रेस अगर अपनी रणनीति विचार करने की क्षमता को नहीं परिवर्तित करती है तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस को ऐसी ही स्थिति का निरंतर सामना करना पड़ेगा, और उसका नुकसान तो कांग्रेस निरंतरता के साथ उठा रही है। जी समर जी क्या कहेंगे? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। 60 साल हमने इस देश को चलाया है। और जहां तक बात शिवम जी कर रहे हैं कि हमारी अक्षमता पे हमको प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए, तो काश हमने आज हमारे कार्यकाल के अंदर जिस प्रकार से आप संविधान को ठेंगा दिखाते हैं, जिस प्रकार से डेमोक्रेसी को आप ठेंगा दिखाते हैं, और जिस प्रकार से आप गैर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ते, अगर हमने लड़े होते तो आपकी पार्टी को हमने पैदा भी नहीं होने दिया होता। लेकिन चूंकि बात अलग है, हम एक संवैधानिक पार्टी, हम संविधान पे पूरा विश्वास है और संविधान को बचाने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। और आज फिर मैं बात कहूंगा कि भले ही पेपर पे हम लोग हार गए हैं, लेकिन हमने मध्य प्रदेश की जनता और हमारे कार्यकर्ताओं का दिल जीता है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और जहां तक की बात है कि एक समय था जब 60 साल आपको लग गए बीजेपी कांग्रेस को हराने में, तो आप विश्वास मानिए आप भी 5-7 साल 10 साल के ही मेहमान भारत आपकी पार्टी माफ कीजिएगा है। इससे ज्यादा आप लोग नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आपकी जो तानाशाही का तरीका है वो यहाँ के कर्मचारियों से लेके आम आदमी तक को समझ में आने लगा है। और आपकी जो ये रीति नीति है, ये एक डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ देश को ले जा रही थी। हमने लोकसभा चुनाव के अंदर उसको रोका। और जहां तक आपने बात करी कि यूपी में हमने 35 सीटें जीती हैं, तो विश्वास मानिए अगर इलेक्शन कमीशन और उसके जो नियुक्त किए हुए अधिकारी आपके नहीं होते तो हम उससे भी ज्यादा जीतते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप बोलते हैं निष्पक्ष करा रहे, तो आपने जो रिकाउंटिंग की कांग्रेस की दरख्वास्त थी उसको खारिज नहीं करवाना था।
पहली चीज तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखिए ऐसी है कि आप चलिए एक पार्टी के जरूर प्रवक्ता के रूप में यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपकी पार्टी को जीत का सर्टिफिकेट मिलता है उसकी आपको बधाइयाँ, लेकिन अगर इस देश को चलाना है और देश की अखंडता को और एकता को बनाए रखना है तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की प्रैक्टिसेस नहीं की जाए जिससे देश के लेकिन समर जी एक सवाल ये उठता है कि जहां से आप जीत जाते हैं वहां पर रिकाउंटिंग की बात बीजेपी नहीं करती, लेकिन जहां से अगर आप हारते हैं वहां पर काउंटिंग को लेकर या ईवीएम को लेकर, क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा, हर बार लगभग ऐसा ही होता है। पहली बात यह है कि कोई भी जीता हुआ प्रत्याशी है रिकाउंटिंग की बात नहीं करता है क्योंकि वो जीत चुका है ऑलरेडी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है आप जहां से आप जीत जाते हैं वहां पर आप रिकाउंटिंग की या ईवीएम की बात नहीं करते। तो मैडम ये बात बता दूं मैं आपको कि जो हमने इनका ईवीएम के प्रोफाइल्स देखे हैं जहां पर ये बीजेपी जीती है कईयों जगह पर, इनके जो अगर वोट थोड़े से कम होते हमारे ज्यादा होते हमारे मतलब ये जो ईवीएम के अंदर इन्होंने जो सेटिंग नहीं की होती तो वाकई में ये वाली सीट भी हार जाते हैं। आप एक बात बताइए जहां पर सारे न्यूज चैनल 400 पार 432 समर जी ये वही निर्वाचन आयोग है, ये वही ईवीएम है जिनके बदौलत अगर हम लोकसभा के पूरे चुनावों के नतीजे देखें जहां बीजेपी ये कह रही थी 400 के पार पहुंचेंगे, लेकिन देखिए आप एक तगड़े विपक्ष के तौर पर खड़े हैं, ये वही जनता का भरोसा है, ये वही ईवीएम है जो काउंटिंग करके आई है। ये आप इसी को ऐसे देखिए कि एक ईवीएम की मशीन मेरे पास में है, मैंने उसके अंदर पहले से ही कुछ वोट डाले हुए हैं और ये जाती है निर्वाचन बूथ के ऊपर जाती है और वहां पर वोट डलते, तो इनको जो लगा था कि इतने वोटों से हम लोग जीत जाएंगे, हो सकता है वहां पर ये वोट इनको उससे भी कम मिले हैं। तो अगर विश्वास मानिए अगर क्रिकेट के जैसा गेम होता है जिसमें एम्पायर भी इनका है, फील्ड भी इनकी है, सब चीजें इनकी चल रही है, उसके बाद में 240 लेके आए तो ये बात तय है कि ये 240 से भी नीचे है। और आने वाले समय में मैं तो आपको ये बात इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा दर्शकों को कि 10 साल तो बहुत दूर की बात है, 5 साल बाद चलिए भविष्यवाणी समर जी लगातार कर रहे हैं 5 वर्षों की। शिवम जी आपका रुख कर लेती हूँ क्योंकि देखिए अगर हम 13 राज्यों की बात करें, 13 सीटों की बात करें 7 राज्यों की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त बनाए नजर आई, लेकिन वहां पर हमने नहीं देखा कि बीजेपी ने कहा हो। लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि ईवीएम की गड़बड़ी है, निर्वाचन आयोग का यहां पर कहीं ना कोई मिली भगत है, अधिकारियों की मिली भगत है। तो ये बार बार ऐसे प्रश्न क्यों उठते हैं? एक बार में ये तमाम सवालों का पटक्षेप क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ईवीएम तो मशीन है, गड़बड़ियां तो किसी भी तरीके से हो सकती है क्योंकि मशीनरी की प्रॉब्लम है ये, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों को, निर्वाचन आयोग को बार बार कटघरे में खड़े करना। देखिए सबसे प्राथमिक चीज यह है कि अंग्रेजी की एक कहावत है कि लुक एट द प्लेस वेयर यू स्लीप नॉट वेयर यू फील। तो कांग्रेस वह देख नहीं रही है कि ये चुनाव कहाँ हार रहे हैं, इनको चुनाव हारते हुए ये नजर आ रहे हैं, लेकिन किन कारणों से आ रहे हैं उसको देखने में कांग्रेस का नेतृत्व तो पूरी तरीके से गलती कर रहा है, जिसके कारण इस स्थिति में यह है जहां निर्वाचन आयोग ने इनको कई सारे अवसर दिए, ईवीएम में गलती है तो आप आकर के स्पष्ट करिए, लेकिन तब किसी भी अपोजिशन पार्टी का कोई प्रतिनिधि वहां पर नहीं गया था। अब चुनाव जैसे अभी अमरवाड़ा का चुनाव बीता है, अभी तत्काल में लोकसभा के चुनाव भी बीते हैं, तो कांग्रेस को इस अवधि का सदुपयोग करना चाहिए और जाकर के जनता के बीच में स्थापित करना चाहिए कि इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति है। लेकिन कांग्रेस कभी भी ऐसा कोई सार्थक प्रयास नहीं करेगी और लगातार इस प्रकार की मनगढ़ंत राजनीति करेगी। तो उस स्थिति में स्वाभाविक तौर पर पराजय के बाद अगर इस प्रकार की बात करेंगे तो न उस पर जनता विश्वास करेगी, न चुनाव आयोग विश्वास करेगा, और कांग्रेस को इसका नुकसान तो स्वाभाविक तौर पर बेहतर स्तर पर उठाना ही पड़ेगा। चलिए मैं गौर साहब का रुख कर लेती हूँ। सर, जिस तरीके से बात की जा रही कांग्रेस की तरफ से ये कहना है, और ये पहली बार नहीं कई बार कहा जाता है कि गैर लोकतांत्रिक तरीके से वो जीत हासिल करते हैं, मिली भगत होती है, ईवीएम की काउंटिंग में गड़बड़ियां होती हैं, यही वजह है कि जीत जो है वो बीजेपी के खेमे में नजर आती है। लेकिन हम पूरे अगर आज के उपचुनावों के नतीजों की बात कर ले, जहां पर 7 राज्यों में 13 सीटों में देखिए कांग्रेस के खाते में 4 सीटें गई हैं, 2 बीजेपी के खाते में गई हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हर जगह क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थितियां अलग है, हर राज्य की स्थितियां अलग है, उसी प्रकार से नतीजे सामने आते हैं। लेकिन ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना या फिर यह कहना कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए, नतीजे जो है वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं है, क्या कहेंगे इसके लिए? पक्ष और विपक्ष दो जब भी लड़ते हैं तो रार तो गिरती है, रार तो फैलती है। उसमें हर विपक्षी का अपना एक मूल कर्तव्य रहता है जो वो अपने आप को सेव करने के लिए ये चीज़ बोलते हैं कि ये चीज़ गलत है, ईवीएम है। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि यदि आप पूरे हिंदुस्तान के अभी 13 सीटों के नतीजे देखें तो कांग्रेस बढ़त में है। कांग्रेस कहीं ना कहीं, कांग्रेस में अपनी पार्टी में इम्प्रूवमेंट हुआ है या बीजेपी की, ये आप इस चीज़ पे एनालिसिस कीजिए, या बीजेपी
का जो एंटी इनकम्बेंसी है, या वहाँ के कैंडिडेट्स गड़बड़ हैं, या वहाँ के कैंडिडेट्स को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आप इस चीज़ पे क्यों नहीं एनालिसिस करते? आप अपनी पार्टी की हार और जीत पे क्यों नहीं एनालिसिस करते? आप ईवीएम पे या चुनाव आयोग पे ये सब चीज़ें अर्थहीन है। बेसिकली आपको अपनी पार्टी पे, अपने कार्यकर्ताओं पे और अपने ग्रास रूट्स पे ध्यान देना चाहिए, दोनों पार्टीज़ को, कि हमारी हार का कारण क्या है, हमारी जीत का कारण क्या है। अभी पिछले लोकसभा चुनाव से अब हम आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कुछ अच्छा काम कर रही है, लोगों की नज़रों में आ रही है निश्चित तौर पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ये वो दर्द तो नहीं है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता जो 3 बार के विधायक रहे हैं, कांग्रेस का जो गढ़ माना जाता रहा है, उसको भेदने में अगर बीजेपी की कहीं कहीं मदद हुई है, तो इस वजह से एक दर्द निकलकर सामने तो नहीं आ रहा है समर जी? यही वजह है कि बार बार अब कहा जा रहा है, क्योंकि कमलनाथ का गढ़ अभेद्य किला रहा है, लगातार वहां पर चुनाव जीत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की होती रही है। अब जब बीजेपी जीत कर आई है, तो निश्चित तौर पर इस तरीके की अगर बातें निकलेंगी तो इसे एक दर्द ही कहा जाएगा। हालांकि कमलनाथ जी भी कह चुके हैं कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो मेरी प्रदेश की जनता ने, मेरी अमरवाड़ा की जनता ने मेरे साथ ऐसा सुलूक किया। तो कहीं ना कहीं दर्द तो नहीं है इन बयानों के पीछे? जी देखिए, अगर आज के वोटिंग के काउंटिंग के समय अगर ऐसा ना होता जो परिदृश्य हमको दिखा है, तो शायद मैं आपसे बैठकर यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा होता। और जहाँ तक वरिष्ठ पत्रकार साहब ने मुझे से कांग्रेस को सुझाव दिया है, आपके सुझाव बहुत सही है सर, और हम इसको बिल्कुल मानते हैं कि प्रत्याशी, कार्य करने की शैली, इन सब पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैडम, जिस प्रकार आपने मुझे कहा कि जहां पर बीजेपी हारी जीती है, तो किसी मतलब जहां पर बीजेपी हारी है वहां पर उन्होंने कहीं पर भी क्या बोलते हैं कि ईवीएम के ऊपर आरोप नहीं लगाया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अहमदनगर, वेल्लोर और ऐसी कई जगह है जहां पर चुनाव आयोग ने कहा कि अगर कोई सहमत नहीं है तो एक पर्टिकुलर फीस जमा करके वो रिकाउंटिंग या जो बोलते हैं रिकाउंटिंग कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का है कि 8 राज्यों में इन सीटों पे ईवीएम के दोबारा जांच होगी। ऐसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर आप सहमत नहीं है, तो ये बीजेपी ने करा है या ये डीएमके ने करा है, तो आप इस बात से ये सिद्ध होता है कि वो भी इस प्रक्रिया से सहमत नहीं है। तो जब बीजेपी खुद सहमत नहीं है और पूरे कोई भी विकसित जो देश है वहां पर इस प्रकार से ईवीएम से चुनाव नहीं होते, तो नहीं होना चाहिए पहली बात। तो मेरा ये कहना है आपसे कि हमारी जो कमियां है वो हमें पता है, और जो और भी कुछ कमियां होगी हम उनको खोज कर बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। और जैसे कि सर ने बताया अभी कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, लोग हमें पसंद कर रहे हैं। राम मंदिर और ये जो हिंदू मुस्लिम वाली जो बेफिजूल की राजनीति के अंदर खाई ये लोग बना रहे हैं, उससे लोग बाहर निकलकर अब अपने मूल मुद्दों के बारे में सोचने लगे हैं। और धीरे धीरे करके आप भी विश्वास कीजिए कि जिस प्रकार से आज लोकसभा चुनाव के नतीजे हुए हैं, उस प्रकार से धीरे धीरे हर एक व्यक्ति जो है भारत का, वो इस चीज को, जो उसकी आंखों में पट्टी बांध दी गई है एक प्रकार के धर्म की और हिंदू मुस्लिम की, उसको खोलकर जब वो वोट करना है, तमाम मुद्दों से हटकर जो विकास का मुद्दा है, जनता से जुड़ा मुद्दा है, उस पे आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक बार फिर हेमंत सर का रुख करना चाहूंगी। हेमंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। बता रहे थे कि गढ़, महल, किले, ये तो नॉर्मली किसी के रहते नहीं, किसी के परमानेंट नहीं रहते। इसमें कमलनाथ जी को इतना सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए। जब आप राजनीति में जाते हो तो हार और जीत तो लगी रहती है। निश्चित तौर पर हार और जीत जो है वो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष जो है उनके लिए तैयार होना चाहिए। अगर आपने वाकई जनता के हित में कार्य किया है तो जीत का सेहरा आपके सर पर होगा, और अगर वाकई आप उनके मुकाबले में खड़े नहीं उतरे हैं, उनकी उम्मीदों में खड़े उतरे नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर हार का ठीकरा किसी पर फोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ समर जी, आप जुड़े, कांग्रेस प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, हेमंत गौर सर एडिटर इन चीफ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मुद्दों को लेकर बहुत अच्छा विश्लेषण आपने किया है। तो आज का जो चुनाव रहा कई मायनों में संदेश भी देता है, क्योंकि आगामी बुधनी और विजयपुर के भी उपचुनाव अब मध्य प्रदेश में नजदीक हैं। आज के चुनाव से क्या कुछ संदेश निकल कर आता है, इसको लेकर भी अब बीजेपी और कांग्रेस को एक बड़ा सबक सीखने की जरूरत है। क्योंकि जो बार बार ईवीएम का जिक्र होता है, हालांकि ईवीएम एक मशीन है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की गड़बड़ियां होंगी जैसा कि आज के चुनाव में हुआ, तो निश्चित तौर पर सवाल भी जरूर उठते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जीत और हार हर चुनाव में लगी रहती है, और राजनीति का जो ऊंट है वो किस करवट बैठे ये किसी को नहीं पता होता। तो आज अमरवाड़ा में बीजेपी जीती है, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, और अब इसका मंथन और चिंतन दोनों ही खेमे में किया जा रहा है। इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया हेड के साथ।